कार्यं वा साधेयं देहं वा पातेयम, अर्थात या तो कार्य की सिद्धि करूंगा या देह का परित्याग करूंगा। इस सूक्त के सजीव उदाहरण के रूप में प्रत्यक्ष रूप से हम सबके समक्ष उपस्थित हैं आदरणीय नरेंद्र नागर जी। आपने आरएएस 2018 परीक्षा को सफलतापूर्वक पूर्ण रूप से उत्तीर्ण कर 70वीं रैंक अर्जित की है। हृदय की गहराइयों से आपको हम सब बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और आज हमारे इस मंच पर आपका स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। प्रणाम सर। जी धन्यवाद। सर आपकी आज्ञा हो तो साक्षात्कार को प्रारंभ किया जाए। जी जी सर। सर मेरा प्रथम प्रश्न बहुत ही मूलभूत और धरातलीय है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जीवन का अभिन्न अंग परिवार होता है और पारिवारिक परिवेश व्यक्तित्व निर्माण में और अंततः कार्य सिद्धि में कार्य करता है। तो आप जब सफलता की शिखर पर पहुंच चुके हैं तो इसमें आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि या परिवेश किस प्रकार से सहायक रहा और वह क्या रहा? जी मूलतः मैं एक कृषक परिवार से बिलोंग करता हूँ और मेरे पिताजी टीचर हैं। बाकी टीचर थे, अभी तो रहे नहीं। और मम्मी जो है वो खेती के कामों में ही इन्वॉल्व है। बाकी एक छोटा भाई है और 2 सिस्टर्स हैं। तो परिवार की जो भूमिका होती है अपनी, किसी भी जो भी काम करते हैं तो वो भावनात्मक रूप से सहयोग करते हैं और समय समय पे मोटिवेट करते रहते हैं और आपके डिसीजंस को बैक करते हैं अगर कुछ अपेक्षित रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है तो वही सहयोग मुझे परिवार से प्राप्त हुआ है। जी सर। सर मेरा अगला प्रश्न शिक्षा से संबंधित है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिक्षा जीवन उत्थान में कार्य करती है और अंततः सफलता दिलाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिक्षा सर्वोच्च आधार का कार्य करती है। तो आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि किस प्रकार से रही, यह हम जानना चाहेंगे। जी मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो रही है वो गांव के सरकारी स्कूल में ही हुई है। और जैसा कि अमूमन देखा जाता है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का माहौल अच्छा नहीं है, लेकिन मैं इस मामले में खुशकिस्मत रहा हूँ कि हमें एक ऐसे शिक्षक मिले हैं जिनकी बदौलत एक सरकारी स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। उसके बाद मैंने 11th-12th कोटा से पढ़ाई की है, 11th-12th की। उसके बाद 12th के साथ मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है। तो उसके बाद बीटेक किया है मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आईआईटी बीएचयू वाराणसी से। वहां से ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने 1 साल जॉब किया है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलोर में। उसके बाद मैंने सिविल सेवा की तैयारी स्टार्ट की है। जी धन्यवाद सर। सर मेरा अगला प्रश्न बहुत ही कौतूहलपूर्ण है। हम जानना चाहेंगे कि आरएएस अधिकारी होने पर कैसा लगता है और ऐसे प्रतिष्ठित पद प्राप्ति के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए हैं? जहां तक सवाल है कि कैसा लगता है, कि मतलब स्पेशली जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन लगा कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ऐसी वाली फीलिंग आती है कि हाँ भाई, जो टारगेट था वो अचीव कर लिया। लेकिन उसके बाद फिर अपेक्षाएं बढ़ने लगती है और फिर है कि हाँ हम इस पद पे पहुंचे हैं तो अब इसके अनुचित व्यवहार करना है। जो अपेक्षाएं थी जिसलिए आरएस बने हैं वो सब काम करने हैं सोसाइटी के लिए, ताकि समाज को एक बेहतर बनाया जा सके। और खुशी तो है ही, मतलब इस सफलता में मतलब खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं है, मतलब अपार खुशी है। जी सर। सर जैसा कि आपने अपने सफर के विषय में बताया कि आपने आईआईटी बीएचयू से बीटेक किया और फिर हम जैसा जानते हैं कि आपने बेंगलोर से सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब भी की। उसके पश्चात आप सिविल सेवा की तैयारी के प्रवेश में जुट गए और अंततः आपको सफलता प्राप्त हुई। तो सर मेरा प्रश्न आपसे आपके इस यात्रा के विषय में है कि आपने कब सोचा कि आप सिविल सेवा परीक्षा की तरफ आपका रुझान बढ़ रहा है और आप उसमें तैयारी करना चाहते हैं, और इसके प्रति आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, यह सब हम जानना चाहेंगे। जी, जहाँ तक बात है प्रेरणा मिलने की, तो हम समाज में देखते हैं कि जो सबसे प्रतिष्ठित पद है और जो समाज को बेहतरी के लिए काम भी कर सकता है वो सिविल सेवा का पद ही है। तो वहीं से वही चीजें देख देख के सिविल सेवक बनने की प्रेरणा मिली है। और रही बात कहाँ से किस टाइम मुझे लगा कि सिविल सेवा के लिए जाना चाहिए, तो वो कॉलेज के दौरान ही मेरा रुझान सिविल सेवा की तरफ होने लगा था। उसके बावजूद भी मैंने 1 साल जॉब की ताकि फ्यूचर सिक्योर हो सके और फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग हो सकूं, ताकि जो कुछ
प्रिपरेशन के दौरान जो भी खर्चा है उसका भार परिवार पे ना पड़े, वो मैं खुद से वहन कर सकूं। तो इसलिए मैंने 1 साल जॉब की, उसके बाद फिर मैंने सिविल सेवा के लिए मतलब डेडिकेटेड प्रयास करना आरंभ किया। जी सर, तो जैसा सा आपने वर्णन किया कि आपने एक डेडिकेटेड प्रयास को प्रारंभ किया और उसको अंततः उसको साकार किया, तो जैसा हम जानते हैं कि हर सफल व्यक्ति किसी कार्य को एक ध्येय, उद्देश्य या हम कह सकते हैं कि विजन के साथ करता है। तो सर, आपका वह क्या ध्येय है जो आप आरएएस अधिकारी के रूप में समाज में लागू करना चाहेंगे? जी, मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस रही है इस मामले में, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस आरएएस नहीं है, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस आरपीएस है। तो मेरा है कि मतलब बचपन से पुलिस सेवा की तरफ रुझान रहा था कि एज ए पुलिस ऑफिसर वर्क करूं। तो अभी इन करंट सिनारियो में महिला सुरक्षा को लेके काफी सिचुएशन सही नहीं है देश में। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेके मैं आगे वर्क करना चाहूंगा ताकि वो अपने ड्रीम्स परस्यू कर सके। बहुत सी बार देखा जाता है कि मतलब घर वाले उनको पढ़ाना चाहते हैं, बाहर भेजना चाहते हैं, लेकिन जो माहौल है उसमें बॉसों को डर लगता है कि अकेले कैसे रहेगी। तो मैं वो इंश्योर करूंगा कि कोशिश करूंगा कि इंश्योर हो कि महिलाओं को अच्छी सुरक्षा मिल सके, वो बेझिझक बाहर निकल सके। तो यही एक मोटिवेशन था कि पुलिस सेवा में जाना है। सर, इस मोटिवेशन के उपरांत, जब हम मोटिवेशन के उपरांत तैयारी की बात करते हैं, तो इस परीक्षा में मुख्यतः जो प्रथम रूप से 2 चरण हैं, प्रीलिम और मेंस, सर उसके संदर्भ में हम आपकी स्ट्रेटेजी और बुक लिस्ट को जानना चाहेंगे। जी, स्ट्रेटजी तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ में होती है। सबसे पहले तो जो सब्जेक्ट स्पेशली दोनों में जो कॉमन है उनको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी तैयारी करना होता है। जो स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की है वो मैं शेयर कर देता हूँ। मैंने जो तैयारी स्टार्ट की थी वो यूपीएससी के लिए तैयारी स्टार्ट की है। तो 2018 में आरएस का प्रीलिम्स हुआ था, तो उस टाइम पे मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स भी दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेट यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था। तो वहां से मेरे को जो आरएस का प्रीलिम्स था उसके लिए लगभग 15 दिन का समय मिला था। तो उसमें मैंने जो राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर और भूगोल है उस पे मेनली फोकस किया, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए, क्योंकि वहां से लगभग 50 से 60 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी जो पोर्शन था वो मेरे यूपीएससी के हिसाब से ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। तो प्रीलिम्स की तो इतनी ही स्ट्रेटेजी रही है आरएस के लिए। तो इसमें जो सबसे अहम पड़ाव है पूरी परीक्षा में वो मेंस का रहता है। और मेंस में भी सबसे अहम जो मैं मानता हूँ वो पेपर 4, इसमें जो 4 पेपर होते हैं उसमें से पेपर 4 को मानता हूँ, हिंदी और इंग्लिश वाला। वो काफी स्कोरिंग पेपर होता है, वो आपकी रैंक को मतलब कहाँ से कहाँ ले जाने की हिम्मत रखता है। तो स्ट्रेटेजी में यही है कि जैसे पेपर 4 प्रीलिम्स के सिलेबस में नहीं है, और तो जिस दौरान प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उसी दौरान पेपर 4 को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बाद में इतना समय नहीं मिलता है प्रीलिम्स के बाद में। तो ये एक मोटिव रहा है कि हाँ, पेपर 4 को पहले स्ट्रॉन्ग कर लो, और जितनी प्रैक्टिस हो सके, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, प्रैक्टिस जितनी हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें बार बार, और जो कमियां रहती है उसको एनालाइज करें, जो उनको दूर करने की कोशिश करें, और एक ग्रुप बना के रखें जो लगभग आपके लेवल के हैं, जो आपको एक सही फीडबैक दे सके और गाइडेंस दे सके। तो उनसे अपने आंसर्स चेक करवाते रहें, या फिर कोई कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके माध्यम से लगातार अभ्यास बहुत जरूरी हो जाता है क्वेश्चंस का, वो मैं स्ट्रेटेजी में शामिल करना जरूरी है। सर उसी के साथ सर बुक लिस्ट के भी संदर्भ में हम जानना चाहेंगे। जी हाँ, जहाँ तक बात है बुक लिस्ट, मैंने जो बुक्स फॉलो की है पेपर 4 के लिए, मैंने हिंदी पढ़ने के लिए राघव प्रकाश फॉलो की है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत फॉलो की है, बाकी इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह है। उसके अलावा मैंने कोई बुक फॉलो नहीं की है। उसके अलावा जो कोचिंग वाले डेडिकेटेड नोट्स बना लेते हैं इनके लिए, तो वो नोट्स काफी हेल्पफुल होते हैं। बुक्स में कुछ टॉपिक होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो वो आपको या तो मल्टीपल बुक्स से पढ़ो, या फिर किसी ने वो मेहनत पहले की हुई है तो उसका फायदा उठा लो। तो कोचिंग वाले हैं इसीलिए, तो उनके नोट्स को आप प्रेफर कर सकते हो। जो भी आपको लगता है कि अच्छी सी कोचिंग है तो उनके नोट्स को परचेज कर लीजिए और वहां से फॉलो कर सकते हैं। और राजस्थान बोर्ड की किताबें जो हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक देखते हुए एक बार पूरा सिलेबस नोट्स से पढ़ लीजिए, उसके बाद राजस्थान बोर्ड की किताबें उठाइए। मैं पहले उठाने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि राजस्थान बोर्ड की किताबें लिमिटेड हैं, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, 9th क्लास में कुछ लिमिटेड पोर्शन है, 10th में कुछ लिमिटेड है, तो वो होलिस्टिकली कवर नहीं हो पाता है स्टार्टिंग में।
तो स्टार्टिंग में उसको पूरा कवर करने की जरूरत होती है किसी भी टॉपिक को, तो पहले तो उसको डिटेल में नोट से पढ़ लीजिए। अब उसके बाद जो छूट गया है, जो राजस्थान बोर्ड की किताब में दिया हुआ है, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन उठ सकते हैं। और उसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं पीछे, उनमें से मेंस में क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए राजस्थान बोर्ड वाली। सर, तो जैसा कि आपने अपने स्ट्रेटेजी के गहन विषय में हमें बताया, तो सर हम यहाँ पर देखते हैं जब तैयारी होती है कि इस परीक्षा की तैयारी में अत्यंत धैर्य की आवश्यकता होती है और प्रतिदिन उन्नत की मांग यह परीक्षा की तैयारी करती है। तो इसमें सर बहुत ही जो महती आवश्यकता हो जाती है वह है आत्मनिरीक्षण की, अर्थात सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की। तो सर क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं जिससे हम यह ज्ञात कर सकें कि हम अपनी जो तैयारी है वह सही दिशा में कर रहे हैं? जी, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि क्वेश्चंस का अभ्यास बहुत जरूरी है। तो उसका एक तरीका तो यही है कि आप 3 से 4 लोगों का ग्रुप बना के रखिए। इससे ज्यादा बड़ा ग्रुप नहीं बनाना है। 3 से 4 लोगों का ग्रुप बहुत होता है, और आपस में डिस्कस कीजिए किसी भी इश्यू पे, या फिर आंसर्स लिख के एक दूसरे से चेक करवाइए। और एक दूसरा तरीका है कि आप किसी कोचिंग के टेस्ट पेपर्स या तो ज्वाइन कर लीजिए, या ज्वाइन नहीं करते हैं तो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वहां से परचेज करके खुद से लिखिए। और उनको जो इस लेवल का है, जिसने इस लेवल की तैयारी की हुई है आपकी नजर में, उससे चेक करवा लीजिए और उससे फीडबैक लीजिए कि इसमें क्या इंप्रूव हो सकता है। और उसके फीडबैक और प्लस खुद भी उसको चेक कीजिए कि खुद कहाँ स्टैंड करते हो। बहुत सी बार ऐसा होता है कि अपने को याद होता है लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो वो कमी कहीं ना कहीं वो दूसरा नहीं बता सकता, दूसरे को लगेगा कि आपको याद ही नहीं था, लेकिन वो चीज आपको याद थी लेकिन आपने कुछ और लिखा है। वो चीज खुद के इंट्रोस्पेक्शन से आएगी। तो खुद की कॉपी खुद चेक कीजिए कि यहाँ ये चीज मुझे लिखनी चाहिए थी लेकिन मैंने ये लिख दिया। तो उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है। सामने वाला तो चेक करके मार्क्स दे देगा, 10 में से 6 मार्क्स दे दिए, लेकिन ये अपने को पता होता है कि नहीं, इससे बेटर लिख सकता था मैं, इसकी जगह ये लिखना था। तो खुद की कॉपी खुद चेक करने की कोशिश कीजिए एक लेवल के बाद, जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो यहाँ से आप इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं। जी धन्यवाद सर आपका। सर यह जो अध्ययन रूपी विश्लेषण है यह हमारे लिए अति सकारात्मक सिद्ध होगा। अब मेरा जी सर अगला प्रश्न, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जब हम जानते हैं कि एक निर्णायक क्षमता और प्रबंधन शक्ति अति आवश्यक हो जाती है, तो सर आपके विचार से इसे कैसे विकसित किया जा सकता है जीवन में? सॉरी, कम अगेन। सर प्रश्न यह है कि जी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में निर्णायक जी क्षमता और प्रबंधन शक्ति अति आवश्यक होती है, तो सर जी आपके विचार से इसे कैसे विकसित किया जा सकता है? जी जो सिविल सर्विस की तैयारी का अनुभव रहता है वो काफी लंबा चलता है। मतलब जो जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन होता है उसको भी 2 साल लग जाते हैं। और जरूरी नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो ही जाए। तो आपको अपनी दिनचर्या ऐसी बनानी है कि बोरियत महसूस ना हो और आप मोटिवेटेड रहें। तो उसके लिए अपनी हॉबीज को टाइम दे पहले तो। और आप जिस समय के जिस घड़ी में सबसे कंफर्टेबल या सबसे एक्टिव होते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा नई चीजें पढ़ने की कोशिश करें। और हॉबी को टाइम देने से ये होता है कि अपने को वापस से अगले दिन वापस मेहनत करने के लिए एनर्जी मिलती है, और चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं अपन। तो दोस्त बनाइए, हॉबी को टाइम दीजिए, और पुराने क्वेश्चन पेपर्स देख के स्ट्रेटेजी बनाइए कि किस सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देना है। अब बहुत से सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका सिलेबस अथाह होता है लेकिन वेटेज नहीं है एग्जाम के हिसाब से। तो वहां से टाइम मैनेजमेंट कीजिए कि नहीं, इतना ही वेटेज है तो उसी हिसाब से उसको पढ़ें। तो ये मेन चीज है इसमें। सर इस परीक्षा के अनुभव के इतर हम जानना चाहेंगे कि आपका पब्लिक सेक्टर के विषय में किस प्रकार का जी अब तक का कैसा अनुभव रहा है? जी, पब्लिक सेक्टर में अभी तक ज्यादा जरूरत पड़ी नहीं है। पहला जो सबसे स्टार्टिंग में ही पब्लिक सेक्टर से इंटरेक्शन हुआ वो सरकारी स्कूल से है। तो वहां पे तो मैं खुशकिस्मत रहा हूँ कि अच्छे टीचर मिले थे मुझे। मैं उनका नाम बताना चाहूंगा। देवकरण जी नागर उनका नाम है, जिनको मैं मानता हूँ कि उनकी वजह से सरकारी स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी मैं इतना सक्सेसफुल हो पाया। अ, उसके बाद जो जरूरत पड़ी सरकारी सेक्टर से, वो आईआईटी बीएचयू में जाके पड़ी। वो भी सरकारी सेक्टर का कॉलेज था, तो वो अपने आप में एक ब्रांड था। तो कुछ चीजें सरकारी सेक्टर की काफी अच्छी है, लेकिन वहीं जब अपन किसी पब्लिक ऑफिस में जाते हैं, स्पेशली सिविल सर्वेंट्स के ऑफिस में, तो वहां पे कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत का सामना करनी पड़ती है। हालांकि अभी तक मेरा ऐसा अनुभव रहा नहीं है। मुझे अभी तक जरूरत नहीं पड़ी कि कोई डिफिकल्टी फेस की हो मैंने। जी सर, हम सब आशा करेंगे कि आपका अनुभव इसी प्रकार से सकारात्मक रहे पब्लिक जी सेक्टर को लेकर।
सर मेरा अगला प्रश्न यह है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो इस परीक्षा में अथक परिश्रम की आवश्यकता होती है, संकल्पित सोच की आवश्यकता होती है, और जब हम देखते हैं अनेक अभ्यर्थियों को तो हर कोई मेहनत करता है, परंतु सर जब हम देखते हैं कि परीक्षा आने वाली होती है तो उसके एक वर्ष पूर्व, जैसा कि आपने बताया कि कम से कम 1 वर्ष 2 वर्ष का समय लगता है इसको उत्तीर्ण करने में, तो उसके 1 वर्ष पूर्व आपकी किस प्रकार से तैयारी रही, क्या टाइम टेबल रहा जिसको आपने फॉलो किया, जिसके कारण से आप आज सफल हो सके हैं? जी, पहला तो यही था कि मैं मॉर्निंग समय में पढ़ना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे एनर्जेटिक और एक्टिव फील करता हूँ। तो उस समय के उस दौरान पढ़े, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ वही रिपीट कर रहा हूँ कि जिस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा मतलब मन लगता है पढ़ाई करने में। दूसरी चीज है कि एक्टिव बने रहें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें, ताकि नकारात्मक चीजें दिमाग में ना आए। और अगर आपके फ्रेंड सर्किल में कोई ऐसा है जो नेगेटिव ही बातें करते हैं तो उससे दूरी बना लें। कम से कम एग्जाम से पहले नेगेटिव थॉट्स नहीं आनी चाहिए आपके दिमाग में। कॉन्फिडेंट रहें, अभ्यास करते रहें और इंट्रोस्पेक्शन करके उसको इम्प्रूव करते रहें। यही मेन गाइड ये है कि जो आपका मोटिवेशन लगातार बनाए रखता है पेपर से पहले। स्पेशली पेपर के पहले बहुत से स्टूडेंट्स के साथ होते हैं कि नींद ही नहीं आ रही है, 1 महीने से नींद नहीं आ रही है, एंग्जाइटी हो जाती है बहुत ज्यादा। तो उसका रीजन ये होता है कि वो बिल्कुल उसी में घुस जाते हैं। और मेरा मानना है कि कम से कम पेपर से 15 दिन पहले आप अपना शेड्यूल रिलीव करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि रिलैक्स रहें पेपर के टाइम पे। जैसे अगर पेपर से 1 महीने पहले आप 12 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे थे तो उसको कम करते जाएं और दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हो, इधर उधर घूमने जाओ, एक्सरसाइज करो, तो उससे माइंड रिलैक्स रहता है। माइंड रिलैक्स रहेगा तो आप जो पेपर का टाइम है 3 घंटे में जो लिखना है उस टाइम पे आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर है जो मेरे लिए काम किया है और दूसरों के लिए भी कर सकता है। जी धन्यवाद सर। सर मेरा अगला प्रश्न यह है कि सिलेबस बुक लिस्ट के अलावा कौन सी बुक्स को हमें फॉलो करना चाहिए जिससे हमारी समझ और व्यक्तित्व का विकास आदि का निर्माण हो सके? जी, बुक लिस्ट में आप उपन्यास पढ़ सकते हैं। उसके अलावा ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में काफी नीचे से स्टार्ट करके काफी अच्छी चीजें प्राप्त की है। जैसे भीमराव अंबेडकर जी की पढ़ सकते हो, एपीजे अब्दुल कलाम जी की पढ़ सकते हैं। और बाकी जो अगर आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस की जरूरत है, जैसे अगर कोई सिविल सर्वेंट तैयारी कर रहा है लेकिन उसका रूरल बैकग्राउंड से कोई रिलेशन नहीं रहा है और उसके बारे में जानना है उसको, तो वो किताबें पढ़ के नहीं आएगा, वो उपन्यास, ऐसी कुछ कहानियां उपन्यास वो पढ़ सकता है। वो प्रेमचंद जी की गोदान पढ़ सकता है। वो कहीं ना कहीं उसके आंसर्स में भी रिफ्लेक्ट होगी और उसको संवेदनशील बनाएगा एक ग्रामीण परिवेश के लिए। तो वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप किस फील्ड में पढ़ना चाहते हैं। तो उससे रिलेटेड उपन्यास मुझे लगता है कि सबसे सही चॉइस रहती है। जी धन्यवाद सर। जी सर हम चाहेंगे कि आप युवा अभ्यर्थियों के लिए कोई संदेश दें जिससे हमारे सफलता में जो सुगमता है वो आ सके। जी, अगर युवा अभ्यर्थियों को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि अगर कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प के साथ आप किसी इसमें लगे हो, किसी भी काम में, तो उसको बनाए रखें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि कंटिन्यूअसली जो सोचा है उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहें और नकारात्मक सोचों से बचें। पूरा मैनेज करके चलें, केवल पढ़ाई में नहीं घुसना है, परिवार को भी समय दें, एक्सरसाइज भी करें, घूमें फिरें दोस्तों के साथ, और जितना आपका टाइम टेबल है, जो सिलेबस की डिमांड है, उतनी मेहनत करते जाएं तो सफलता निश्चित ही मिल जाएगी। हम सब यह कामना करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप सफलता के अनेकों शिखर ग्रहण करें, और हम सब यह चाहेंगे कि आप हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें और हमें मार्गदर्शित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।